हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अवतार आईएएस एकेडमी। तो हमारा आज का लेक्चर बेस्ड है मध्यकालीन भारत के द्वितीय चरण के पार्ट 2 पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमने कल इसका पार्ट 1 पढ़ा था, तो आइए चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। यहां पर हम देखते हैं बहराम साहब के बाद अलाउद्दीन मसूद साहब 1242 से 46 तक तो सुल्तान रहा। इसके बाद नसरुद्दीन महमूद सुल्तान बना। ये जो सुल्तानों का परिवर्तन देखते हैं इल्तुतमिश के बाद लगातार रजिया, बहराम साहब, मसूद साहब, ये 3-4 जो राजकुमार देखते हैं, इनके बदलाव देखते हैं। इनके बदलाव में एक खास बिंदु समझ में आता है। ये सारे के सारे राजकुमार 18, 20, 22 साल के राजकुमार हुआ करते थे। अर्थात जिस तुर्क ए चालीसा या तुर्क चहलगामी को गठित किया था इल्तुतमिश ने जिन उद्देश्यों के लिए, वही तुर्क ए चहलगानी की कठपुतली बन गए आगे के सुल्तान। और ये 40 सरदारों का ग्रुप सुल्तानों को अपने हिसाब से हैंडल करने लगा। यानी इन 40 सरदारों को संभालने के लिए या तो इल्तुतमिश जैसा एक व्यवहारिक व्यक्ति जिसके पास एक मजबूत कमांड भी हो, ऐसा सुल्तान चाहिए था, या बलबन जैसा निरंकुश चाहिए था। नसरुद्दीन महमूद जब गद्दी पर बैठा तो संभवतः इसकी उम्र 18-20 साल रही होगी। ये जानता था कि किस प्रकार से अमीरों की इस टकराहट में जिन युवराजों को सुल्तान बनाया गया था और कुछ ही वर्षों के बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, यह इस बात को जानता था कि अगर उन्हीं परिस्थितियों में मैं सुल्तान बनता हूं और मैं अगर इन अमीरों को नियंत्रित करता हूं या इन पे कठोरता दिखाता हूं तो संभव है मुझे भी मौत के घाट उतार दिया जाए। इसलिए उसने न्यूट्रल की पॉलिसी को अपनाया और अधिकतर अपनी शासन व्यवस्थाएं अमीरात के बल पर छोड़ दी। यहीं से उद्भव होता है गियासुद्दीन बलबन का। गियासुद्दीन बलबन ने नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चालीस सरदारों के इस प्रतिस्पर्धा में बहराम साहब के समय एक एहसास किया गया था कि अगर कोई ऐसा पद सृजित किया जाए जो सुल्तान और अमीरों के बीच एक दीवार का कार्य करे या प्रतिरोध का कार्य करे, ये एतकीनी के ब्रेन की उपज था। इसीलिए एतकीन ने एक ऐसे व्यवस्था को जन्म दिया जिसे नायाब ममलिकात कहा। एक नया पद सृजित किया, नायाब ममलिकात,
नायाब का मतलब होता है प्रधान और ममलिकात यानी सभी मामलों का प्रधान व्यक्ति। अर्थात अब सुल्तान से उन 40 अमीरों में से भी कोई या अन्य अमीर में से भी कोई बिना नायाब ममलिकात के परमिशन के नहीं मिल सकता है और ना ही सुल्तान किसी अमीर से मिल सकता है। यहां पे दो चीजें देखी गई, एक तो सुल्तान को प्रोटेक्ट किया गया, एक तो सुल्तान को प्रोटेक्ट किया गया और दूसरा यह देखा गया कि एक प्रकार से सुल्तान नायाब ममलिकात का बंदी बनकर रह गया। यहां पे पूरी की पूरी राज्य व्यवस्थाओं को 3 सेक्टर हैंडल करने लगे, एक वजीर, एक नायाब ममलिकात और एक सुल्तान। इस सत्ता के विभाजन ने आने वाले सुल्तानों के प्रशासन को और कमजोर कर दिया। नसरुद्दीन महमूद इन्हीं व्यवस्थाओं के तनाव के कारण केवल सुल्तान बनने में ही विश्वास रखता रहा और बलबन जैसा व्यक्ति प्रतिस्पर्धा कर आगे बढ़ता चला गया। बलबन ने अपनी पुत्री की शादी नसरुद्दीन महमूद से कर दी। बलबन को उलुग खां की उपाधि दी गई। वह खान के पद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। बलबन की स्थिति जब उन अमीरों में बहुत ज्यादा बढ़ गई तो बलबन के प्रति अमीरों का ईर्ष्या भाव जागने लगा। बीच में कुछ राजनीतिक बदलाव भी हुए। उन राजनीतिक बदलावों को बलबन ने स्वीकार किया क्योंकि वह जानता था कि यदि वर्तमान में उनका विरोध किया जाएगा तो बलबन का भी वही हश्र होगा। लेकिन समय परिवर्तन के बाद फिर बलबन एक बार नायब ममलिकात के पद पर पुनः बैठा और 1266 में बलबन दिल्ली का सुल्तान बन गया। एक्चुअली में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु कैसे हुई यह इतिहास के अंधेरे में है, क्योंकि नसरुद्दीन महमूद का अंतिम 6 वर्ष और बलबन का पहला वर्ष, इन 6 वर्षों का कोई इतिहास नहीं मिलता है। कुछ लोगों का मानना है कि बलबन ने नसरुद्दीन महमूद को जहर देके मार दिया था। कुछ लोगों का मानना है कि स्वाभाविक मृत्यु थी उसकी। बलबन जब गद्दी पर बैठा, बलबन को एक बहुत बर्बर सुल्तान के रूप में जाना जाता है। बलबन ने सल्तनत को एक नया राजत्व का सिद्धांत दिया, रक्त की शुद्धता पर बल दिया। वह जानता था जब तक 40 सरदार या तुर्क चहलगानी का अस्तित्व बना रहेगा तब तक सुल्तान का पद सुरक्षित नहीं है, तब तक सुल्तान कठपुतली ही बना रहेगा। बलबन ने सबसे पहले किसी न किसी बहाने से उन 40 सरदारों के अमीरों को क्रमिक रूप से नष्ट करना आरंभ कर दिया। अगर बलबन को ज्ञात होता था कि किसी अमीर ने अपने दास को कोड़ों से मारा और वो अमीर अगर तुर्क चहलगानी का सदस्य, तो बलबन उस अमीर को अपने दरबार में बुलवाता था और उसे इतने कोड़े घलवाता था जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए। या किसी अमीर ने किसी दास को मार दिया है तो उसे किले के दरवाजे पे जिंदा कीले ठुकवा देता था। जब ऐसी बर्बरता बलबन ने दिखाई तो तुर्की अमीर सतर्क हो गए। तुर्की अमीर इस बात को समझ गए थे
कि यह कोई अपराध नहीं है, यह कोई दंड विधान नहीं है। बलबन का उद्देश्य इस अमीरात को खत्म करना है। बहुत सारे तुर्क चहलगानी के अमीर दिल्ली छोड़कर भाग गए। बलबन ने अपने आप को ईरानी पद्धति से जोड़ दिया। उसने स्वयं को अफरासियाब का वंशज घोषित किया और अमीरों को नियंत्रित करने के लिए उसने ईरान की सिजदा और पैबोस जैसी प्रथाएं चालू करवा दी। सिजदा और पैबोस प्रथा में जब कोई अमीर दरबार में प्रवेश करता था तो उसे झुककर 3 बार सलाम करना पड़ता था, इसे सिजदा कहा गया। और इसके बाद वो सुल्तान के सिंहासन तक आता था और लेट के उसके कदम चूमना पड़ता था, उसे पैबोस कहा गया। अर्थात बलबन उन अमीरों को औकात दिखाना चाहता था कि तुम्हारी औकात सुल्तान के बराबर नहीं है, ना ही तुम सुल्तान को नियंत्रित कर सकते हो। जिसका उद्देश्य ये था कि सुल्तान के पद और अमीरों के पद में बड़ा गैप तैयार करना, बड़ा दायरा तैयार करना। यहां पर हम ये देखते हैं बलबन ने अपने राजमहल, अपने दरबार की सजावट पर बहुत ज्यादा बल दिया। भव्य उसका दरबार सजाया जाता था, भव्यता के साथ वह आता था, महंगे वस्त्र पहनता था। अपने दरबार में अमीरों को बातचीत करने, हंसने, वैवाहिक संबंध, व्यवहारिक बोलचाल सब पर प्रतिबंध लगा दिया। बगैर सुल्तान के अनुमति के इस प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जाए, यानी अमीरों को इकट्ठा नहीं होने दिया। होता क्या था, किसी अमीर के बेटा या बेटी की शादी होती थी तो सारे अमीरात पहुंच जाते थे। वहां पे ये लोग शादी कम, रणनीतियां ज्यादा बनाते थे। और बलबन इस बात को जानता था क्योंकि बलबन खुद तुर्क चहलगानी का सदस्य रहा था और वह जानता था कि ये रणनीतियां यही बनती हैं कि सत्ता से किसको विस्थापित करना और कौन किसके साथ है और कौन किसके विरोध में है। इसलिए उसने इस प्रकार की पाबंदी लगा दी कि ना मिलेंगे और ना रणनीतियां बनेंगी। निम्न कुल पर वह बहुत नफरत करता था। वह मानता था कि अगर कोई तुच्छ कुल का व्यक्ति उसके सामने आ जाता है तो उसके खून खौलने लगता है, उसकी आंखें जलने लगती हैं, अनायास ही उसका हाथ अपनी तलवार की मूठ पर चला जाता उसे नष्ट करने के लिए। बलबन का दरबार इतना भव्य सजता था कि दूर दूर से लोग उसके दरबार की एक झलक के लिए आने लगे थे कि किस प्रकार का दरबार सजता। बलबन कोई बहुत अच्छा सेना नायक नहीं था, बहुत ज्यादा विस्तारवादी नहीं था, राज्य भी सिकुड़ गया था, राज्य भी एक सीमित दायरे तक हो गया था, लेकिन राजत्व का सिद्धांत तो उसका इतिहास में अमर हो गया। बलबन ने खुद को यानी सुल्तान को नियावत खुदाई कहा है, यानी ये जो सुल्तान का पद उसको मिला है ये खुदा ने दिया है, और स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि और ईश्वर की छाया का है। बलबन के समय जो विद्रोह हुए थे उन विद्रोह में बलबन की सेना कोई खास सफलता हासिल नहीं कर सकी और ना ही बलबन ने दिल्ली को छोड़ा। बलबन ने केवल बंगाल के विद्रोह पर पहली बार और आखिरी बार दिल्ली को छोड़ा। बंगाल के गवर्नर ने जब विद्रोह कर दिया तो बलबन सेना लेकर पहुंचा। इससे पहले बलबन ने 2 गवर्नरों की हत्या कर दी थी। पहले गवर्नर को जब नियुक्त किया और बंगाल में जब वो हार के आ गया तो उसे जिंदा दरवाजे में कीलों से चिनवा दिया, कीलें ठुकवा दी। दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ। तीसरी बार बलबन वहां पर गया था और जब उसने बंगाल को पराजित किया तो वहां के
गवर्नर और वहां की सेना के लिए उसने कहा जाता है कि बांसों का एक बहुत बड़ा ढांचा तैयार करवाया था और जिंदा ही सैनिकों को और गवर्नर को कीलों से ठुकवा दिया था। और इसके बाद अपने बेटे अपने बेटे बुगरा खां को साथ में लेके गया और उसे वह प्रदर्शनी दिखाई कि देख बलबन की बर्बरता क्या होती है, और आज से बंगाल का गवर्नर तू है, और अगर तू भी विद्रोही हो गया तो तेरे भी यही हाल होंगे। बुगरा खां इतना डर गया कि बलबन की मृत्यु के बाद भी जब अमीरों ने उसे आमंत्रित किया सुल्तान बनने के लिए तो वो सुल्तान बनने से इनकार कर गया। बलबन का एक महत्वपूर्ण बेटा मोहम्मद था जो मंगोल आक्रमण में मारा गया था। बलबन को मोहम्मद का काफी दुख था। इसके बारे में अपन डिटेल में फिर चर्चा करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। बलबन के बाद कैकुबाद गद्दी पर बैठा जो एक कमजोर प्रशासक था। इसके बाद क्यूमर से थोड़े से समय के लिए आया और इसके बाद इस सत्ता का समापन। आगे हम देखते हैं खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। खिलजी वंश के संदर्भ में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये गवर्नर था। हमने एक चीज पर विचार किया, जितने भी सत्ता परिवर्तन हुए सल्तनत, ये सारे के सारे सत्ता परिवर्तन नॉर्थ वेस्ट से हुए। उत्तर पश्चिम या उत्तर के वे भाग जहां से विदेशी आक्रमण की गुंजाइश रहती है, सत्ता परिवर्तन भी वहीं का गवर्नर करता है। क्योंकि सल्तनत व्यवस्था में या किसी भी व्यवस्था में इस आक्रमणकारी रूट पर ऐसे गवर्नर को रखा जाता था जो गवर्नर बहुत ताकतवर और तीक्ष्ण बुद्धि का होता था, महत्वाकांक्षी और बहादुर होता था। और वही बंदा अवसर पाके केंद्रीय सत्ता जब कमजोर होती थी तो वो वंश परंपरा को बदल देता था। यही जलालुद्दीन खिलजी के समय हुआ। जब देखा केंद्रीय सत्ता बहुत कमजोर पड़ गई है तो जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और खिलजी वंश की स्थापना हुई। जलालुद्दीन खिलजी एक बूढ़ा व्यक्ति था। उसने बलबनी परंपरा को बनाए रखा, राजनीति में कोई खास बदलाव नहीं किया। उसने मेल मिलाप की नीति को अपनाया अमीरों के साथ। उसका दामाद था अलाउद्दीन खिलजी, तो बहुत तेज तर्रार और महत्वाकांक्षी था। जलाल इस बात को जानता था। जलाल से शिकायत भी की अनेक अमीरों ने, लेकिन वह उसको इग्नोर करता रहा। एक दो बार अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की अनुमति के बिना दक्षिण में अभियान किए और वहां से बहुत सारा धन लूट के आया। देवगिरी का अभियान किया और कुछ अभियान किए, लेकिन जलालुद्दीन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब देवगिरी का उसने दूसरा अभियान किया तब जलालुद्दीन सतर्क हुआ और अलाउद्दीन से मिलने की इच्छा प्रकट की, लेकिन अलाउद्दीन ने धोखे से जलालुद्दीन को अपने पास बुलाकर हत्या कर दी। अलाउद्दीन इस बात को जानता था कि अमीरातों को अपने पक्ष में करना है। अलाउद्दीन जब दिल्ली
का सुल्तान घोषित किया और दिल्ली की ओर बढ़ा, तो कहा जाता है कि उसने बहुत सारा धन अमीरों को प्रदान किया था और दिल्ली तक वो धन की वर्षा ही करता चला आया, जिससे अमीरों को अपना वफादार बना सके। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे प्रशासनिक राजस्व परिवर्तन किए। अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने राजनीति को धर्म से अलग कर देखा। अभी तक राजनीति में धर्म का बहुत अधिक प्रभाव है। अलाउद्दीन दिल्ली के काजी से कहता है वार्तालाप में कि मैं नहीं जानता क्या न्याय संगत है, क्या धर्म संगत है, मैं वही करता हूं जो राज्य के हित में होता है। अर्थात वह धर्म को राजनीति से अलग करना चाहता था। रजिया के समय भी एक बिंदु देखा गया था। रजिया पहला सुल्तान मानी जा सकती है जिस सुल्तान ने गैर तुर्की अमीरों को अपने प्रशासन में शामिल किया था, जिसका खामियाजा भी रजिया को भुगतना पड़ा था। याकूत नामक एक अबिसीनिया को उसने अमीर याकुर के पद पर नियुक्त किया था, यानी घोड़साल के प्रधान के रूप में नियुक्त किया था। इन व्यवस्थाओं की परिवर्तन को देखते हैं, किस प्रकार से सल्तनत में गैर तुर्की एलिमेंट्स प्रवेश करते जा रहे हैं, किस प्रकार से उनके रेवेन्यू सिस्टम में फारस के जो रेवेन्यू सिस्टम थे उनमें बदलाव आता चला जा रहा है, किस प्रकार से जनता और संस्कृतियों में बदलाव दिखाई देता है। जलालुद्दीन, अलाउद्दीन या सुल्तान इस बात को स्वीकार करते थे कि शासन करने वाली शक्ति माइनॉरिटीज में है और जिन पर शासन किया जा रहा है वो मेजॉरिटीज में है। हम इस्लाम के सारे प्रॉपर कानून इन पे नहीं थोप सकते हैं। अगर हमने ऐसा कर दिया तो संभव है कि यहां की जनता विद्रोही हो जाए और सत्ता को उखाड़ देंगे। इसलिए प्रारंभिक चरणों में उन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार में कठोरता नहीं दिखाई, क्योंकि एक बार जब खलीफा अपने प्रतिनिधि जलालुद्दीन खिलजी के पास भेजता है तो जलालुद्दीन खिलजी कहता है कि मेरे महल के आगे से लोग माता की मूर्तियां ले जाते हैं और यमुना में प्रवाहित करते हैं, आई मीन से पानी में डालते हैं, उनमें यमुना में उनका प्रवाह किया जाता है, सिराया जाता है उन्हें, और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी हम धार्मिक भावना को इंटरफियर नहीं करना चाहते हैं। अगर ऐसा किया तो विद्रोह हो सकता है। अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था, अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक व्यवस्था, इस प्रशासनिक व्यवस्था में उसके ग्रामीण प्रशासन में क्या बदलाव किया, मीडिएटर वर्ग में क्या बदलाव किया, उसके जो बाजार थे वो बाजार किस प्रकार के थे, आम पब्लिक के लिए थे या सैनिकों के लिए थे, बहुत सारे बदलाव देखते हैं। इसके बारे में हम चर्चा तब करेंगे जब प्रत्येक सुल्तान को हम एक एक करके पढ़ेंगे। इसके लिए आपको लॉग इन करना पड़ेगा। अलाउद्दीन के बाद शिहाबुद्दीन उमर आया, बहुत छोटे से शासनकाल के लिए। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी आया, फिर नसरुद्दीन खुसरव शाह आया। ये बहुत कमजोर शासक रहे हैं। तब नसरुद्दीन खुसरव शाह के बाद तुगलक वंश की स्थापना होती है और गियासुद्दीन तुगलक 1320 में तुगलक वंश का संस्थापक बनता है। 1320 से 1413 तक यह वंश शासन करता रहा। गियासुद्दीन तुगलक
भी एक सामान्य सुल्तान ही था। काफी बुरा था, उदार नीति थी इसके शासनकाल में। बहुत अधिक प्रशासनिक गतिविधियों का बदलाव नहीं देखा गया, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक को, जो 1325 में गद्दी पर बैठा था और 1351 तक उसने शासन किया, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इतिहास में बहुत सारे पन्ने दिए गए। इसके साथ एक समस्या थी, इसे विवादित शासक कहा। समकालीन इतिहासकारों ने दिल खोल के बुराई की इसकी। व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं इतिहासकारों की, या इसकी अपनी नीतियां भी हो सकती हैं। इस सुल्तान ने अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया, लेकिन उसकी लगभग सभी योजनाएं विफल रही। हम ये मान सकते हैं कि उसकी योजनाएं आने वाले समय की थी, या हम ये मान सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत की जनता उसकी योजनाओं को समझ ना सकी। इसने राजधानी परिवर्तन किया और दिल्ली से राजधानी दौलताबाद ले लिया। कुछ समय के बाद ये राजधानी फिर दिल्ली ले आया। इतिहासकारों का मानना है कि राजधानी परिवर्तन इसलिए किया गया कि दिल्ली पर बार बार मंगोल आक्रमण होते थे और ये मंगोल आक्रमणों से बचना चाहता था, इसलिए दौलताबाद राजधानी ले गया। जो उचित महसूस नहीं होता है। कोई भी सुल्तान दिल्ली जैसे क्षेत्र को मंगोलों के लिए खुला छोड़ के कैसे जा सकता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि एक बार यह गार्डन में घूम रहा था, किसी व्यक्ति ने एक कागज में गालियां लिख के पत्थर में लपेट कर फेंक दी। इसने पढ़ी तो दिल्ली की जनता को दंडित करना चाहता था, इसलिए राजधानी जो है दौलताबाद ले गया। ये भी कारण बहुत हल्का है। कुछ इतिहासकारों का मानना था कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय सल्तनत का साम्राज्य विस्तार दक्षिण तक फैल गया था और वह चाहता था कि राजधानी ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां से अपने राज्य की सीमाएं लगभग चारों ओर से बराबर हों, और ऐसा स्थान दौलताबाद था जो दक्षिण को भी नियंत्रित कर सकता था और उत्तर को भी नियंत्रित कर सकता था, राजपूताना के कुछ क्षेत्र को नियंत्रित कर सकता था और इधर पूर्व के गंगा मैदान और बंगाल को भी नियंत्रित कर सकता था। इसलिए वह राजधानी दौलताबाद ले गया। काफी हद तक यह विचार ठीक लगता है। इसके बाद वो राजधानी वापस ले आया, क्योंकि दक्षिण की संस्कृति और उत्तर भारत की तुर्की संस्कृतियों में काफी बदलाव था, काफी डिफरेंट था इनमें। इस डिफरेंस को वह कवर नहीं कर पाया और इसके बाद फिर आदेश दे दिया। इतिहासकारों ने तो यहाँ तक लिख दिया कि जब दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले गया तो दिल्ली में एक भी व्यक्ति नहीं बचा था, सारे व्यक्ति दौलताबाद चले गए। और उसने आदेश दिया कि देख के आओ, किसी ने, कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं जिसने मेरी आज्ञा का पालन न किया हो। तो सैनिक जब देखने गए तो उन्होंने बताया कि दिल्ली में केवल कुत्ता और बिल्लियां हैं, बिल्ली ही घूम रही हैं। कि 2 आदमी मिले हमें दिल्ली में जिन्हें हम पकड़ के लाए हैं, जिनमें से एक अंधा व्यक्ति था, एक लंगड़ा था। अंधे व्यक्ति को जो है ना, उसने हाथ बांधे और लंगड़े का पैर बांध के दौलताबाद तक खचोड़ के ले गया। हालांकि ये कहानियां ही हैं, ये यथार्थ सत्य नहीं है, क्योंकि संभव नहीं था कि दिल्ली की पूरी जनता दौलताबाद चली जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजनाएं थी दूसरी, उसने मानक सिक्कों का प्रचलन शुरू कराया।
यानी सोने चांदी के सिक्के के बदले में उसने कांसे के सिक्के चलवाए और उनका जो वैल्यूज था वो सोने चांदी के सिक्के के बराबर रखा। लेकिन उसने एक प्रॉपर मानक नहीं दिए, प्रॉपर मानदंड न देने के कारण नकली सिक्कों की भरमार हो गई और उसकी ये योजना भी फेल हो गई। इसके बाद कराचिल अभियान, कराचिल की पहाड़ियों पर वह अपनी सीमा का निर्धारण करना चाहता था। कराचिल अभियान पर उसने एक सेना भेजी, वहां पे भी उसे कोई खास सफलता नहीं मिली, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में लड़ने वाले सैनिक पहाड़ी क्षेत्र में लड़ने के लिए उतने सक्षम नहीं रह पाए और वहां सेना का काफी नुकसान हुआ, लेकिन वहां बहुत अधिक सफलता नहीं मिली उसे और यह अभियान भी इसका फेल हो गया। बताते हैं 3,70,000 की एक उसने नई सेना तैयार की, खुरासान अभियान की योजना बहुत अच्छी थी। जिस समय वह 3,70,000 की एक नई सेना तैयार कर रहा था खुरासान के लिए, उन सैनिकों को 1 वर्ष का एडवांस पे कर दिया गया, क्योंकि उस समय खुरासान में शून्यता की स्थिति थी। और इसके बाद जब वह खुरासान अभियान के लिए तैयार हुआ तब तक वहां पे शून्यता की स्थिति भर गई, वहां पे एक शक्तिशाली राज्य उभर कर सामने आ गया। उसने इन सैनिकों को टर्मिनेट कर दिया और वही सैनिक जब अपने घर चले गए तो उन्होंने इसके बारे में बहुत सारी बातें कही समाज में, ये सनकी था, ये ऐसा है, इस टाइप की कैश क्रॉप्स के लिए इसने एक योजना बनाई थी गंगा के मैदान में, नकदी फसलों के लिए। योजना बहुत अच्छी थी, नकदी फसलों के लिए योजना बनाई, किसानों को एडवांस पे कर दिया गया नकदी फसल के बीज को खरीदने के लिए, और उसी वर्ष इत्तेफाक से अकाल पड़ गया और इसके द्वारा दिए गए पैसे किसान खा गए। और जब इसने कहा कि भाई फसलों का क्या हुआ, तो किसानों ने कह दिया साहब पैसे खत्म हो गए और अकाल पड़ गया था, तो यहाँ कुछ नहीं। ये योजना भी इसकी फेल हो गई। हम ये कह सकते हैं किस्मत का मारा था। ये क्रमिक रूप से डेट वाइज हम आपको जो है इन सुल्तानों के बारे में विश्लेषण सहित आगे लेक्चर देंगे। लॉग इन करके मोहम्मद बिन तुगलक के बाद स्थितियां बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जिन परिस्थितियों को जन्म दिया था उन परिस्थितियों से तुर्की अमीर खुश नहीं थे, उन परिस्थितियों से तुर्की अमीर खुश नहीं थे। आगे के कमजोर शासकों ने जिन परिस्थितियों को जन्म दिया उससे तुर्की अमीर खुश नहीं थे। इसके साथ ही मोहम्मद बिन तुगलक के असफल कार्य, जिसने राजकोष को भी कमजोर कर दिया, खत्म कर दिया, सल्तनत की परिस्थितियां इतनी कमजोर हो गई थी कि इन्हें संभालना मुश्किल था। एक तरफ उलेमा वर्ग रुष्ट था, दूसरी तरफ मध्यस्थ वर्ग रुष्ट था। उसके अलाउद्दीन ने सारे अधिकार छीन लिए थे, उसकी भूमि की माप करवा दी थी, उससे रेवेन्यू वसूल किया था और उससे आशा की थी कि वो रेवेन्यू कलेक्शन में सहयोग करे। इतने सारे वर्गों का रुष्ट होना, ये सारा का सारा भुगतान फिरोज तुगलक को करना है। फिरोज तुगलक को जब ताज मिला तो फिरोज तुगलक को एक तरह से कांटों का ताज मिला। फिरोज तुगलक जानता था कि इन परिस्थितियों को संभालना काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसने प्रयास किया। उलेमा वर्गों को एक बार फिर से उसने अधिकार दिए राजनीतिक सत्ता में, जिससे एक वर्ग संतुष्ट हो गया। किसानों के विद्रोह हो रहे थे क्योंकि उन पर कर्ज चढ़ा हुआ था और सत्ता उनसे, शासन सत्ता उनसे कर्ज की वसूली की बात कर रही थी। तो यहां पर तुगलक सिस्टम ने, आई मीन से फिरोज तुगलक ने कर्ज की माफी कर दी। फिरोज के समक्ष
मुस्लिम समाज की अपनी कुछ समस्याएं थी। यहां पर उसने लोक कल्याण के कार्य शुरू कराए। इन लोक कल्याण के कार्यों में उसने स्वास्थ्य केंद्र बनवाए, मुस्लिम युवाओं के लिए रोजगार केंद्र खोले, 36 सरकारी कारखाने बनवाए। इन कारखानों में दासों को लगाया। कहा जाता है कि 1,80,000 दास थे। यह दासों का बहुत शौकीन था और अनेक मुस्लिम युवाओं को रोजगार दिए, इन कारखानों में लगाया जिससे राज्य की आय बढ़ सके। फिरोज का मुख्य उद्देश्य था किसी न किसी प्रकार से पहले राजकोष को बढ़ाया जा सके। फिरोज के बाद फिर सुल्तानों की स्थिति गिर जाती है और अबू बकर, नसरुद्दीन महमूद, अलाउद्दीन, नुसरत शाह और महमूद जैसे बहुत कमजोर सुल्तान आते हैं। अंत में सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान के द्वारा की जाती है। सैयद वंश भी इतिहास में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं ले सका। खिज्र खान के बाद मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह गद्दी पर बैठते हैं और फिर लोधी वंश आता है। बहलोल लोधी वंश का फाउंडर था। लोधी अफगान थे। दिल्ली सल्तनत में यह पहला चरण था जब तुर्की अमीरों की वर्चस्व टूट गया और अफगानों का वर्चस्व आया। और ये तुर्की अमीरों के वर्चस्व के टूटने की जो पहली लड़ी थी वो रजिया सुल्तान ने दी जब याकूत को प्रशासन में से। और ये लड़ी बढ़ती ही चली गई। क्रमिक रूप से आने वाले सुल्तानों ने गैर तुर्की अमीरों को किसी न किसी रूप में प्रशासन में शामिल करते चले गए और एक स्थिति ऐसी आई कि लोधी वंश तक आते आते उनके संपूर्ण वर्चस्व प्रशासन से तहस नहस हो गया। लोधियों की संख्या, आई मीन अफगानों की संख्या यहां पर कम थी। इसलिए बहलोल लोदी ने अफगानियों को आमंत्रित किया। और माना जाता है कि अफगानिस्तान के अफगानियों के बहुत सारे दल एक के बाद एक टिड्डी दल की तरह अफगानी हिंदुस्तान आने लगे। इसने अफगानियों से अपील की थी कि तुम हिंदुस्तान आ जाओ। अगर तुम हिंदुस्तान आ जाते हो तो मैं अपने प्रशासन को मजबूत कर लूंगा और तुम्हारी गरीबी को दूर कर दूंगा। और टिड्डी दल की तरह अफगानी हिंदुस्तान आने लगे और प्रशासन अफगानियों का मजबूत हो गया। आगे चलकर इन अफगानियों ने पूरे इतिहास को प्रभावित कर दिया। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठा। अफगानियों में एक प्रवृत्ति पाई जाती है। अफगानियों में सुल्तान और अमीरों के बीच का दायरा बड़ा नहीं होता है। उनका दायरा लगभग समान होता है। यहां पर यह देखा गया कि बहलोल लोदी अपने अमीरों के साथ जमीन पर नीचे कालीन पर बैठता था। आई मीन से नीचे प्लेटफॉर्म सब समान रूप से बैठते थे। और समान रूप से बैठने का मतलब है समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार एक सुल्तान की शक्ति को कमजोर करता है, क्योंकि जब तक सुल्तान का पद श्रेष्ठ नहीं होगा
तो कोई भी दावेदारी प्रस्तुत कर सकता है। इस चीज को सिकंदर लोधी ने, जिसने आगरा की भी स्थापना की थी, सिकंदर लोधी ने इस चीज को नियंत्रित करने की कोशिश की और अंत में इब्राहिम लोधी आता है। इब्राहिम लोधी बहुत मजबूत सुल्तान नहीं रहा। इब्राहिम लोधी की कमजोरी ने बाबर को आमंत्रित कर दिया, अर्थात मुगलों को आमंत्रित कर दिया था। इसका अपने प्रशासन पर इस प्रकार का नियंत्रण नहीं था, क्योंकि अगर नियंत्रण होता तो पंजाब का गवर्नर बाबर को आमंत्रित नहीं करता। इन सभी सुल्तानों के बारे में, इनकी युद्धों के बारे में, इनके अपने सामाजिक परिवर्तन, इनके अपने राजनीतिक परिवर्तन, इनके अपने बाजारीकरण और इनके अपने शिल्प विकास के बारे में हम आपको डिटेल में आगे बताएंगे जब आप हमारे चैनल को लॉग इन करेंगे। आज के लिए इतना। Thank you for watching the video. If you have any doubt regarding our content, please mention it in a comment section and we will be right back with our next video.